नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। किसी भी दल के नेता से बात कीजिए, उनको उनकी पार्टी में कोई समस्या नजर नहीं आती। हर बात बनती हुई और पार्टी के अनुकूल ही वो बताते हैं। हम भी चाहते हैं कि बातें पार्टी और जनता के अनुकूल ही हो, लेकिन विडंबना यही है कि बात बनते बनते नहीं बनती है। कई बार बनते बनते बिगड़ भी जाती है और अब कहा जा रहा है कि सारी बातें बन गई हैं। मतभेद तो था, अगर था तो अब उसका नामो निशान नहीं है। हालांकि बात बनने के बावजूद आरजेडी ने अभी भी शिवहर पर सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। पाटलिपुत्र से भाई वीरेंद्र लड़ते लड़ते रह गए और मीसा भारती उम्मीदवार बन गई। कीर्ति झा आजाद की बात आखिरकार नहीं बनी दरभंगा को लेकर। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो उनकी भी बात अभी पूरी तौर पर पक्की नहीं हुई है। रंजीत रंजन की सुपौल से बात तो बन गई, लेकिन पप्पू यादव की बात नहीं बन पाई। गिरिराज की बात नहीं बनी, लेकिन पार्टी की बात बन गई। हम में कुछ नेताओं की बात नहीं बनी है, इसलिए नाराजगी और इस्तीफे का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। तो बिहार की राजनीति में बात कितनी बनी है, हम चर्चा करने वाले हैं इसी मुद्दे पर, और हमारे सम्मानित मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तेजस्वी यादव की बात करें, जो जहां उन्होंने सीटों को लेकर जो घोषणा की है उसे समझते हैं। महागठबंधन में सीटों को लेकर विवाद सुलझ गया है, ऐसा बताया जा रहा है। सभी 40 सीटों पर नाम को लेकर सहमति बन गई है। आरजेडी ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आरा में पार्टी सीपीआईएमएल को समर्थन देगी, इसलिए वो जगह रिक्त छोड़ दिया गया है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगी, जबकि शरद यादव मधेपुरा से सब लोग इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पटना साहिब और वाल्मीकि नगर पर नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। आरएलएसपी 5 सीटों पर और हम 3 और वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मधुबनी सीट वीआईपी के खाते में चली गई है। दरभंगा सीट से कीर्ति आजाद का पत्ता कट गया है। यहां आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसी तरह सुपौल सीट को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वो कांग्रेस की रंजीत रंजन वहां से उम्मीदवार होंगी, ये घोषणा अब कर दी गई है। इस सीट को लेकर भी गठबंधन में टकराव बना हुआ था। पप्पू यादव को भी महागठबंधन से चुनाव लड़ाने की बात कही गई थी, लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं हुई। पटना साहिब की सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन वहां शत्रुघ्न सिन्हा के नाम को लेकर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 6 अप्रैल को जब वो ज्वाइन करेंगे तब संभवतः ऐलान किया जाएगा। औरंगाबाद हम के खाते में गई है, वहां से उपेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। खास बात यह भी है कि तेज प्रताप ने जिन सीटों को अपनी मांग के जरिए उठाई थी, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कहा गया। आरजेडी में शिवहर सीट पर अभी घोषणा बाकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस सीट पर किसी नए नाम का ऐलान हो सकता है। एनडीए ने नामों की घोषणा की, मगर नीतीश अभी तक चुनाव प्रचार में ने इसको लेकर नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। तो कुल मिलाकर यही तस्वीर निकल के आ रही है। अब कौन महागठबंधन में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है? हम बताना चाहते हैं कि देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। आप देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिया, लेकिन अब तक जनता के बीच में नहीं गए, प्रचार में नहीं गए। क्या कारण है? हम लोग तो प्रचार में जा रहे, हम लोग तो डेली दौरा कर रहे, जनता के बीच जा रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी और बीजेपी के जो लोग हैं वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, जनता के बीच ही नहीं नजर आ रहे। भाई, सीटों का ऐलान तो किया, साथ में नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। आरजेडी में बात बन गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेज प्रताप नाराज हैं और शायद इसीलिए शिवहर सीट पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि तेज प्रताप सारण से चंद्रिका राय के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं।
हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। हालांकि तेज प्रताप कहते हैं कि पार्टी में एकता बरकरार है। दोनों बातें एक साथ हो रही है, नाराजगी और एकता एक साथ। हम लोग सब लोग एकजुट है। देश हित के लिए हम लोग खड़े हैं, बिहार के हित के लिए हम लोग खड़े हैं, गरीब के लिए खड़े हैं, किसान के लिए खड़े हैं, नौजवान के लिए खड़े हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़े हैं। कई सारे हित एक साथ जुड़े हुए हैं। देश हित, प्रदेश हित, जनता के लिए, और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर एक साथ एकजुट है, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। समझने की कोशिश करते हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हम जरा उनका परिचय करा दें। पहले प्रोफेसर रूपम यादव, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपका बहुत स्वागत है। जीवेश कुमार मिश्र जी, आप आधिकारिक प्रवक्ता बीजेपी से हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमसे विजय यादव, आपका बहुत स्वागत है। तो अभी तो आरजेडी के हमारे मेहमान आने वाले हैं, उन्हीं से सीधा सवाल बनता था, लेकिन खैर फिलहाल तो हम गठबंधन से ही बात बना लेते हैं, क्योंकि सब तो एक ही जुट है आप लोग। तो रूपम जी, ये बताइए कि बात बन गई ना पूरी तौर पर? देखिए, राजनीति संभावनाओं की सियासत है जी, और जब बात बन गई है तो आप लोगों के बीच में सारा मैटर आ रहा है कि कहां से किस सीट को दिया गया है, कौन हमारे कैंडिडेट होंगे, और कोई गठबंधन में कहीं कोई विवाद नहीं है। और ठीक है, सीट बंटने में थोड़ी समय लगी, वो अलग मैटर है, लेकिन कोई विवाद नहीं है। और सभी जितने गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोग पीसफुली आराम से अब अपने क्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये जो 9 सीटों को लेकर बात चल रही थी, उनमें उन 9 सीटों में भी जो चॉइस सीटें चाहिए थी, वहां पर आप लोगों की बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, और आखिरकार वो सब ऐलान भी हो गया कि जहां जहां से आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वही मैदान में है। अब आपके जो उम्मीदवार, जो संभावित उम्मीदवार थे, वो तो नजर नहीं आए, ना मधुबनी, ना दरभंगा, कहीं नहीं। नहीं, ऐसा होता है कि गठबंधन में बहुत सारी चीजें हैं कि कभी कभी जो परिस्थितियां जो दिखाई देती हैं तो वो होती नहीं है। सभी लोग, चूंकि कांग्रेस में कैंडिडेट की कमी नहीं है और सभी क्षेत्र के लिए एक क्या 3-3 कैंडिडेट सभी क्षेत्र के लिए मौजूद हैं, लेकिन जब गठबंधन की बात होती है तो अपने आप से भी समझौता करना पड़ता है और कई सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। तो इस परिस्थिति में जो गठबंधन के नियम के अनुसार जो उस क्षेत्र के लिए या उस सीट के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो ज्यादा वहां सक्सेस हो सकते हैं, तो इस तरह से विचार किया जा रहा है, जिसमें बहुत लोगों का ठीक है नुकसान भी हुआ है। ये सभी पार्टियों में, केवल गठबंधन की एक पार्टी की बात नहीं है, ये सभी पार्टियों में इस तरह की बात हुई है। एनडीए में भी हुआ है तो उसमें तो और ज्यादा विवाद चल रहा है, आपकी तो लेकिन गठबंधन में भी ठीक है जो संभावना बनी है जिनसे आपके यहाँ तो जो सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है कांग्रेस का ही नुकसान दिख रहा है, क्योंकि औरंगाबाद भी आपके हाथ से गया, दरभंगा भी आपके हाथ से गया, मधुबनी भी आपके हाथ से गया, और भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो आपकी पारंपरिक रही हैं, वो सब भी आपके हाथ से जाती चली गई। तो सबसे ज्यादा त्याग आप ही को करना पड़ा है। ऐसा परिस्थिति बस ऐसा करना पड़ा है, इसलिए कि गठबंधन में सभी लोगों के बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, सभी पार्टियों के सभी कैंडिडेट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और निश्चित है कि थोड़ा बहुत अहित सभी लोगों का हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि इससे बहुत नाराजगी है, ऐसी बात नहीं है। चूंकि गठबंधन में अब जो भी दूसरे कैंडिडेट जो भी आ रहे हैं वो इसी गठबंधन के पार्ट हैं और उनको जिताना हमारा फर्ज है, और हम सारे लोग इसमें मिलकर उनको जिताने का प्रयास करेंगे, उनको लाने का प्रयास करेंगे। कीर्ति आजाद तो कहीं दरभंगा से दिल्ली ले जाने का प्लान तो नहीं है?
अभी तक ऐसी घोषणा नहीं हुई है। जब घोषणा होगी तो आप लोग को इसकी जानकारी सबसे पहले ही मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि देखिए ना, जहां से उनके नाम की चर्चा थी कि जहां से वो लड़ेंगे, वहां तो दरवाजा बंद हो गया है। RLSP को आपने दे दिया पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। दरवाजा बंद होने की बात नहीं, केवल उन्हीं के नाम की बात कर रहे हैं। कितने लोगों का नाम आपके चर्चे में, आपने कितने लोगों का नाम चर्चा में लिया, कितने लोगों का आपने चर्चा में छोड़ दिया? तो चर्चे में तो बहुत सारे नाम रहे हैं। तो क्या सभी लोगों को, क्या वो सीट मिल जाना उचित था? सभी लोगों को मिल सकता था? अगर मिलता था तो एकत्र होकर नहीं लड़ाई लड़ते, अकेले लड़ते तो सारे सीट पर सारे कैंडिडेट होते। कीर्ति आजाद तो अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं भाई। आप कह रही हैं कि संभव नहीं था और उनकी नाराजगी भी फिर संभव नहीं है, लेकिन वो नाराज तो हैं। ऐसी नाराजगी नहीं है, लोग चाह रहे हैं कि हमें वो सीट मिले, अपने आप को सक्षम समझते हैं उस सीट के लिए। लेकिन ठीक है, जहां पार्टी नहीं सोचती है कि वो सक्षम है, जानकारी दे दी जाएगी कौन सा सीट पे वो लड़ रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है। अच्छा विजय यादव जी, क्या आपकी पार्टी में आपसे कल ही शायद बात हुई थी या परसों, जब आपने कहा था कि हमारी पार्टी में सब ठीक है, तो फिर महाचंद्र सिंह ने अब उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दे दिया और बेहद नाराज है वो? ये अलग बात है कि हम में बने रहेंगे वो, अभी तक का उनका तो यही बयान है। देखिए, ऐसा कोई नाराजगी नहीं, हम में बिल्कुल ठीक है। महाचंद्र हम फिर भी सब ठीक हम लोग का गार्जियन है, वो इस दल को बहुत सींचे हैं। हमारे जीतन राम मांझी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लिए महाराजगंज के टिकट बार बार आग्रह किए थे महागठबंधन से, लेकिन किसी कारण बस नहीं मिला। इसी सब लेकर थोड़ा नाराजगी है, लेकिन वो सिर्फ उपाध्यक्ष पद से रिजाइन दिए हैं, न कि और पद से। वो आज भी हमारे दल में उनसे बात हुई है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर है और स्टार प्रचारक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा नाराजगी हुई है, घर में एक जगह रहता है तो नाराजगी तो स्वाभाविक है, बनता है, लेकिन ऐसा कोई नाराजगी नहीं है कि जिसे दल हित में कोई दिक्कत हो। और संजय बाबू, आप तो बिल्कुल समझदार हैं। आपको जब मैं बड़े भाई मांगता हूं, यदि आपका बड्डी में मांगता हुआ नहीं मिलता है, थोड़ा नाराजगी तो होती है कि बड़े भाई से मांगा। इसी प्रकार हमारे महाचंद्र बाबू, इसलिए हम लोग आरजू विधि करके उनको बनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि वो दल का भी गार्जियन है, कद्दावर देता है। मांझी जी के बाद कोई यदि उस दल में है, महाचंद्र बाबू है, इसलिए कहीं कोई नाखुश नहीं है। हम लोग देखिए क्या है ना, सारी बात तो बड़ी तत्पर होकर प्रचार प्रसार में भी जाएंगे, हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे, हर जगह लड़ेंगे मुस्तैदी से। सारी बात तो विजय जी लेकिन एक थोड़ा मीडिया को आप भी कह रहे हैं सब ठीक है, दिखाने का प्रयास किया, चलिए अच्छी बात है। जी बिल्कुल ठीक है। अरे जहां एक परिवार में 4 लोग होते हैं तो थोड़ा सा बर्तन तो ढंढरा ही जाता है। 4 लोग गार्जियन ढंढरा रहा है, आप ही बता रहे गार्जियन है वो, ऐसा उन्होंने थोड़े कहा है। गार्जियन को आप नाराज कर दिए महाराज। वो उन्होंने कहा है कि मैं इस दल को सींचा हूं, इस दल में जो कमियां होगा उसको मैं सुधारने का भी प्रयास करूंगा। तो हम लोग उनके बात से सहमत है और उनको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अब बिल्कुल मान लिया, प्रयास करते रहिए। ऐसा नहीं, वो समझदार है। जी जी बिल्कुल समझदार है, इसमें तो कोई दो मत नहीं, लेकिन उनकी समझदारी को सम्मान नहीं मिला, बस यही उनको इस बात का अफसोस है। देखिए, महागठबंधन में जब हम लोग चले हैं जी, एक बहुत बड़ा महागठबंधन में 5 दलों को मिलाकर, और जहां हम लोग उनके लिए सीट मांग रहे थे, किसी कारणवश नहीं मिली। अब नहीं मिली तो थोड़ा सा नाराजगी तो स्वाभाविक है। हमारे मांझी जी भी इसीलिए नाराज थे। मांझी जी बार बार क्या करते थे कि 3 सीट नहीं, मुझे 5 सीट दिया जाए, जो राजनीतिक समीकरण है मैं आपको अपने दल में लोगों को सुधार सकूं, अपने दल के लोगों को दे सकूं, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल सका। लेकिन अब इसी में समझौता करके चलना है। इस महागठबंधन को 40 सीटों को जीतना है। हम लोग का एक ही उद्देश्य था कि इस बिहार की धरती से 40 सीट को जीतना। ठीक सर,
जी, हमारी हम शुभकामनाएं। 40 सीट जीतते तो जा रहे जिवेश जी हैं। ये बताइए आप कि इनके यहाँ तो बात बन गई, ऐसा इनका कहना है। ये एकजुट भी है, ऐसा इनका मानना है। ये देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए एनडीए के खिलाफ एकजुट हैं, ऐसा भी इनका कहना है। तो फिर तो आपके लिए बड़ी और कड़ी चुनौती है। संजय जी, एनडीए के सामने ये जो अभी वर्तमान का महागठबंधन है बिहार का, जी, जो पिछले 2 महीने से अपने सीट को नहीं फाइनल कर पा रहे थे, वो एनडीए को क्या चुनौती देंगे और ये क्या देश और प्रदेश बचाएंगे? ये अपने परिवार को तो पहले बचा लें। आपको तो खबर मिली गई होगी कि तेज प्रताप जी की क्या एक्टिविटी हो रही है। बस ये पहले परिवार बचा ले, और ये परिवार सर। बचाने के लिए ही इन लोगों ने महागठबंधन किया। सबकी नैया डूब रही है। हमारे यहाँ देखिए, मैं जब ये लोग बोल रहे थे प्लीज तो मैं बड़ी विनम्रता से सुन रहा था, और जब मैं बोलूं घर को देखिए, तो विजय जी प्लीज मत बोलिए बीच में। कि सुनने का काम करें। फिर तो आपके हिसाब से ये हो नहीं रहा है। विजय यादव जी, सुनने का हौसला विजय रखें। यादव ये जी, दोनों देखिए, लोग जब बोल रहे थे, जब हम बात मैं करते हैं चुपचाप जिनसे उन्हीं को बोलने दीजिए। हम आप लोगों के पास बराबर आते हैं। घर में कोई डाका नहीं नहीं, डालेगा। एक मिनट जिवेश जी आप रुकिए जरा सर, विजय यादव जी को संबोधित कर दूं मैं। अब ये एक मिनट जिवेश जी आप रुकिए जरा। विजय यादव जी प्लीज, ये समय शिखर बड़ा गरिमामयी कार्यक्रम है। बारी बारी से आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जो भी आपको इनके खिलाफ बोलना है या इनके पक्ष में बोलना है, आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, लेकिन प्लीज बीच में कोई टोका टाकी ना करें, क्योंकि उससे कार्यक्रम की गरिमा घटती है। बिहार, झारखंड, पूरा देश आपको देख रहा है इस वक्त। प्लीज इंतजार कीजिएगा। एक बार मैं फिर आग्रह कर दिया हूं, इसके बाद प्लीज टोकिएगा नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है जी, आपका कहना लेकिन मुद्दा ही पर है सर, तो मुद्दे पर ही रहिए ना, अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। फिर तो कोई हर किसी को बोलने ही नहीं दिया जाएगा। फिर मैं इतना विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं, आप लोग उसको सम्मान तो दीजिए। जिवेश जी देखिए, बात यह है कि इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार का शासनकाल रहा है 5 साल का, वो देश हित के खिलाफ है, प्रदेश हित के खिलाफ है, संविधान बचाओ वाली स्थिति हो गई है। इसीलिए सब एकजुट हैं और अपने अपने त्याग को लेकर एक मंच पर खड़े हैं आपके साथ। इस लिहाज से चुनौती तो ज्यादा होनी ही चाहिए ना। फिर पिछले 5 साल में इस देश में एक भी दंगा नहीं हुआ। इस देश का संविधान अक्षुण्ण है और बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है आज के दिन में। और इन लोगों के हाथों में जाएगा तो कहीं चारा घोटाला हो जाएगा, कहीं बोफोर्स घोटाला हो जाएगा, कहीं पर जो है सो इनके हाथ में 2G हो जाएगा। तो देश की जनता समझ रही है कि इस समय एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा, एक चाय वाले का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो इस देश में 4 सालों में 1,25,00,000 गरीब आदमी को घर बनाकर देने का काम किया। इसलिए इनको अपना हम घर करेंगे आपके पास सर। जिवेश जी थोड़ा इंतजार कीजिएगा। भाई को कृष्ण एक और खबर हम दिखला देते हैं। भाई वीरेंद्र ने क्या कहा है। पाटलिपुत्र सीट पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र की नजर पहले से थी। उन्होंने इस सीट को लेकर अपनी आकांक्षाएं भी सहारा समय से जाहिर की थी। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के हस्तक्षेप के बाद इस सीट से मीसा भारती का नाम तय हुआ। आखिर सच्चाई क्या है, भाई वीरेंद्र क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। भाई वीरेंद्र लालू के आदर्श और तेजस्वी के नेतृत्व की बात तो बोलते रहे, लेकिन तेज प्रताप से जुड़े सवाल टालते भी रहे। महागठबंधन की सीटों का ऐलान हो गया है, लेकिन कुछ सीटें काफी चर्चा में है। और कल जब तेज प्रताप सक्रिय हुए, कहा यह जा रहा है कि यही कारण है कि जो कुछ सीटें खास करके शिवहर की सीट जो ड्रॉप की गई है, उसके पीछे कहीं न कहीं तेज प्रताप माने जाते हैं। और जहां तक पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का सवाल है, तो हमारे साथ हैं भाई वीरेंद्र हैं। सर क्या कहेंगे, चूंकि मुझे याद है कि मुश्किल से 5 दिन पहले दोनों भाई की बात हुई थी, तो आपने कहा था कि मुझे एक तरह से समझिए सिंबल मिल चुका है। क्या कहेंगे? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सिंबल मिल गया। मैंने कहा कि हमारे अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं चुनाव जीतूंगा। मैं कभी ऐसा कह नहीं सकता। हम नॉन पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं और हमें लगता था कि हमें आशीर्वाद मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा।
लेकिन जिन्हें भी पार्टी टिकट दी है उसको चुनाव जिताने का हम काम करेंगे, पूरी तन्मयता से हम काम करेंगे। और पार्टी लाइन पर हम सभी कार्यकर्ता बिहार के सभी शपथ ले चुके हैं कि पार्टी लाइन में चलकर और पार्टी जिसको महागठबंधन में टिकट मिला है सबको जिताने का काम। सर, आपको याद होगा एक बार तेज प्रताप जी ने आप पर इतना बड़ा तंज कसा था, उस समय आपने उनको आपके बारे में तो यहां तक कह दिया कि वो कौन होते हैं, मतलब कि वो कैसे तय कर लिए कि पार्टी मुझसे लड़ेंगे। तेज प्रताप जी, जिनके मुझे लगता है कि शायद उतनी साख वहां न हो उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने तो आपके बारे में बहुत ऐसी टिप्पणी की थी और आज उनकी बात ही सच हुई कि मिसा को छोड़ के कोई लड़ नहीं सकता। वहां सबसे बड़ी चीज है कि कौन क्या करता है इस पर भाई वीरेंद्र ध्यान नहीं देता है। भाई वीरेंद्र एक ग्रासरूट का वर्कर है और वर्कर कभी घबराता नहीं है, पार्टी लाइन पर चलता है। और हमारे नेता आइकॉन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। बिहार में हम लोगों ने चुना है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता विरोधी दल बनाया है। इसलिए इन लोगों के नेतृत्व में जो भी टिकट का बंटवारा हुआ, अनाउंसमेंट हुआ है, हम लोग खुश हैं और सबको जिताने का हम लोग 40 सीट जीतने का काम करेंगे। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि शिवहर सीट यानी कि वो सीट पर अनाउंस क्यों नहीं हुआ? कल तेज प्रताप जी बाजाबते देखा आपने कि धरने पर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फिर अचानक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्रॉप हुआ। फिर उन्होंने कहा कि शिवहर मुझे चाहिए, जहानाबाद चाहिए, पाटलिपुत्र पर मिसा नहीं लड़ेगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो नहीं, सबसे बड़ी चीज है, हम इस पर क्या कमेंट करें। नेता तय करेंगे, एक सीट बाकी है। 19 को में अनाउंसमेंट करना था, 18 ही अनाउंसमेंट हुआ है और एक सीट चूंकि हम लोगों ने सीपीआई एमएलए को दिया है, इसलिए किसी न किसी कारण से वो सीट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और किसी के बयानबाजी का मैं ध्यान देता नहीं हूं, समझे। और राजनीति में हम जवाब देने के लिए केवल नहीं पैदा हुए हैं, काम करने के लिए पैदा हुए हैं और ईमानदारी से काम करने के लिए पैदा हुए हैं। कौन आंख दिखा रहा है, कौन उंगली दिखा रहा है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जनता मालिक है, जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। और भी बातचीत में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, क्योंकि समय की पाबंदी है, इसलिए हमने आपको एक अंश ही अभी दिखाया है। बहरहाल समीर महासेठ जी, आप हमसे जुड़ गए हैं, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका बहुत स्वागत है। तो आपसे पहले हम समझ लें कि आरजेडी का जो आज ऐलान हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तेज प्रताप की नाराजगी के बीच सब कुछ ठीक है ना सर, सहज है ना? नहीं, एवरीथिंग इज, माने नहीं कहते हैं, सब चीज बढ़िया है। और 40 सीट पे जो भी हमारा महागठबंधन जिस ढंग से कैंडिडेट दे रहा है, तो 40 सीट पर जीतने की संभावना है। डर एक ही है संजय भाई जी, कि जिस ढंग से आकाश में भी ये अभी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कहीं 2-3 राउंड के बाद फिर पाकिस्तान का और हिंदुस्तान पे अटैक नहीं करवा ले प्लानिंग ढंग से, क्योंकि सीट कम मिल रहा है। बीजेपी तो जीत नहीं रही है, वो तो सरकार बनाएगी तो कहेगी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार बन ही नहीं सकती है, गारंटेड है। अब वो अभी से कह रही कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो मतलब इनको पहले ही से ज्ञात हो गया है कि अब हमको सीट कम मिलेगा। उसी के वजह से हम लोग को और कि नहीं वो टॉनिक मिल गया है कि 40 पर 40 सीट पर हम लोग जीतेंगे। ये आप शुभकामना दें, पूरे बिहार के को मैसेज दें, यही अपेक्षा है। सर, हम तो आपको 40 सीट की शुभकामना दे रहे हैं, हम बीजेपी के मेहमान को भी 40 सीट की शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन मेरी शुभकामना काम नहीं आ पाएगी ना, क्योंकि 40 ही सीट है, 80 सीट है नहीं सर। तो हम करें क्या? हम तो चाहते हैं कि आप सब जीतें, लेकिन अब आप सब बेहतर समझते हैं, समझदार हैं। डॉक्टर संजय कुमार, क्या लगता है आपको आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा यह गया कि बन गई बात, तो वाकई बन गई बात? कितनी बनी बात और कितनी रही खट्टी बात और कितनी हुई मीठी बात? नहीं, एक जगह जाके मामला फंसा है बेतिया को लेकर के, और उपेंद्र कुशवाहा जी से जब ये सवाल किया गया कि क्या बेतिया के सीट आपने कांग्रेस को दे दिया, तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा जी असहज महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि बेतिया का सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। तो जो कल तक जो पेच फंसा हुआ था आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, आज वो जाकर के उलझ गया रालोसपा के बीच में और इनके बीच में, कांग्रेस के बीच में।
तो वो चीजें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि भाई अब ये 31 सीटों का आज घोषणा की बात थी कि 31 सीट की कम से कम घोषणा आज हो जाएगी और जाकर के फिर वहां रुक गई। दूसरी तरफ शिवहर आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि शिवहर के उम्मीदवार कौन होंगे। ठीक है, तेज प्रताप जी अपने तरीके से जहानाबाद और शिवहर को लेकर के कल उन्होंने इच्छा जताई थी, लेकिन उस पर भी बात आज नहीं बन पाई कि शिवहर से कौन उम्मीदवार होंगे। तो कहीं ना कहीं शिवहर पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी करते रही है कि भाई उस सीट पर हमारी दावेदारी है। लवली आनंद जी और आनंद मोहन वहां अपनी इच्छा पूरी तरह से जता चुके हैं। तो बात तो कुछ बनती हुई दिखती है और कुछ उलझी हुई भी दिखती है, लेकिन आज जो शिफ्ट किया वो शिफ्ट कर गया। कल सोनिया गांधी के इंटरफेरेंस के बाद शायद आरजेडी और कांग्रेस में सहमति बनी थी, लेकिन आज जो रालोसपा और इसको लेकर के जो उलझ गई बात, वो फिर चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। बार बार जब उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछा गया, कुरेदा गया कि भाई आपके जो 5 सीट है उनके उम्मीदवार कौन कौन है, तो वो बड़े असहज थे। वो कहे कि ठीक है हम बताएंगे, चूंकि कारण और जाकर के बेतिया 2 जगह कांग्रेस भी चाहती है कि हमारे हिस्से में सीट आ जाए। रालोसपा पहले से दावेदारी कर चुकी है कि भाई काराकाट और बेतिया हमारे हिस्से में है। तो चीजें हुई है, लेकिन आज भी बहुत अस्पष्टता में बातें नहीं आ पाई हैं। जी सर, ये मुझे समझना है आप लोगों से कि प्रोफेसर रूपम यादव वाकई कीर्ति आजाद को लेकर बड़ा मामला इसलिए नजर आ रहा है कि एक कयास राजनीतिक हलकों में लगाए जाते रहे, चाहे वो बात बेतिया की रही हो, चाहे बात दरभंगा की रही हो। एक समय था कि लग रहा था कि शायद वो मधुबनी से चुनाव लड़े। 3-3 सीटों का मामला चल रहा था एक साथ, और तीनों सीटें हो गई हैं ब्लॉक। तो इससे तो स्पष्ट लग रहा है कि या तो वो दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं तो फिर उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी है क्या पार्टी की। 2 में से एक ही रास्ते नजर आ रहे हैं इसमें। अब देखिए, इस पर हमारी जो कमेटी है वो इस पर डिसाइड करेगी कि किनको कहां से लड़ाना है और कौन कैंडिडेट कहां से होंगे, किनको राज्यसभा भेजना है या किस जगह पर किनको भेजना है। तो ऐसी परिस्थिति में उन पर विचार चल रहा है वो किनको कहां से उनको सीट दिया जाए, और जब ये क्लियर हो जाएगा तो ऑलरेडी ये घोषणा कर दी जाएगी जो आपके नॉलेज में भी आएगा। लेकिन ऐसा विवाद वाली कोई बात नहीं है और विचार अभी इस पर चल रहा है, अभी समय है उसके लिए और कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आरजेडी ने तो लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। चलिए, शिवहर एक अभी ब्लैंक सीट दिख रहा है उसमें। कांग्रेस को क्या परेशानी है? किशनगंज में आपका कैंडिडेट तय हो गया, कटिहार में तय हो गया, पूर्णिया में तय हो गया, समस्तीपुर, मुंगेर, पटना साहिब, चलिए मैं मान सकता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा की कांग्रेस में शामिल होने के बाद औपचारिक ऐलान हो। तो समस्तीपुर, मुंगेर और वाल्मीकि नगर, यहां क्यों नहीं नाम की घोषणा हो पाई है? ये समस्तीपुर ऑलरेडी ये तो घोषणा हो चुकी है। समस्तीपुर से हमारे जो माननीय अशोक राम सर हैं तो वो लड़ेंगे। अच्छा, अशोक। और मुंगेर से नीलम देवी है, उनकी नाम की चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा। तो ठीक, मेरे पास वो नाम अभी थी नहीं। खैर, तो ये जो बात मामला चल रहा है सर समीर जी, जब मैं आपसे सारे नाम का हो चुका है, कोई केवल अभी जो बात है पटना साहिब की। हेलो जी, उसमें हाँ, तो वो उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी और आप भी उस चीज को जान ही रहे हैं। हाँ, इसलिए कोई वहां भी कोई विवाद नहीं है और वो भी आपके नॉलेज में आ जाएगा। अब वीआईपी के बारे में किससे सवाल करें सर? हम बताएंगे या आरजेडी बताएगी? मधुबनी से कौन होंगे इस बारे में अभी तय नहीं हुआ है क्या? समीर जी, आप ही बताइए, आप तो मधुबनी से आते हैं। देखा जाए, जो आपका पहला प्रश्न था जिसमें आप मान के चले कि वाल्मीकि नगर और बेतिया और शिवहर, निश्चित तौर पे ये तीनों कैंडिडेट फाइनल है और कांग्रेस भी अपना स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन आप ही बता दें, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी जदयू ने गलती किया, पहले गंगा पर एक ब्रिज था, दोनों अलग अलग थे, अब 4-4 ब्रिजेज हो गए हैं और एक कास्ट को, राजपूत कास्ट को 7 सीट दे दिया गया, पटना से लेकर के सिवान से लेकर सब जगह। तो पब्लिक के बीच में तो रिएक्शन हो ही रहा है
तो सेम चीज हमारे यहाँ भी तीनों जगह पे, एक जगह से आप कीर्ति आजाद जी बनेंगे वाल्मीकि नगर से, राजन तिवारी जी बनेंगे और हो सकता है अजीत जी बने शिवहर से। तो इस तरह से 3 एक साथ ब्राह्मण सीट बनेगा, तो कैसे ये संभव है कि दूसरे लोग को लगेगा कि ये ठीक है? तो गलतियां वहीं ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है, अच्छे परिणति के लिए, अच्छे सोच के लिए, कि कहीं से ऐसा नहीं हो। दैट वाज द रीजन। और जब पहले आप जान लें कि दरभंगा एक इशू था, वो अब मधुबनी पे चला आया, तो आप जो कहना चाह रहे थे कि जहां पे आप मुकेश भाई का जो है, माने सनप मल्ला जी का, अब वो अपनी पार्टी से जिनको भी एक सक्षम उम्मीदवार हैं, जिनको अपना ला रहे हैं, और उम्मीद है कि वो ही अगर कैंडिडेट बनते हैं, वैसे जिसको सिंबल मिल जाएगा वही कैंडिडेट होते हैं जी। सुमन कुमार जी शायद वहां से भारतीय जनता पार्टी से यहाँ आ रहे हैं, वहां से लड़ेंगे, तो ये कैंडिडेट वहां भी फिक्स है। तो हमारे तो 40 का 40 फिक्स हो गया। अब तो जनता के लिए कहने को नहीं रहेगा जी। बस कल भर का इंतजार करें, आज के बदला आज जो हो जाता। अगर दिल्ली में ये मीटिंग नहीं चलती रहती तो मदन बाबू भी रहते, आज नहीं रह पाए, इसलिए ये पार्टी के तो थे ही कैंडिडेट। तो आप मान के चले कि 40 का 40 क्लियर हो गया, जो बाकी है 1-2 सीट कल तक का नाम। बताइए, आप तो मधुबनी से ही आते हैं, अभी तक आप नाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मालूम भी है लेकिन नहीं भी क्लियर कर रहे हैं। खैर, हम भी इंतजार ही करेंगे आपके। हमने सुमन कुमार जी का नाम लिया, सुमन कुमार महासेठ, जो भारतीय जनता पार्टी से थे पहले। हाँ। अब वो आ रहे हैं और वही लड़ेंगे जो अभी के परिस्थिति में है। बहुत बढ़िया। सर, बीजेपी को भी जरा समझ लें जीवेश जी, क्योंकि आपके यहाँ भी थोड़ी बहुत परेशानी तो आ रही है। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ जीवेश जी, आपसे जुड़ी हुई एक खबर पहले दिखा दें, फिर आपसे चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। बीजेपी के भीतर खाने बात कितनी बनी, ये भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। भागलपुर सीट पर आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबला है। एनडीए गठबंधन के तहत ये सीट जेडीयू को मिली है। जेडीयू ने अजय मंडल को उम्मीदवार बनाया है। अजय मंडल के नामांकन के समय गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे। इसके बाद अश्विनी चौबे भी प्रचार करने के लिए पहुंचे। शहनवाज हुसैन प्रचार करने नहीं पहुंचे, वो प्रचार से बाहर हैं। शहनवाज हुसैन के समर्थक अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। इस सीट पर शहनवाज हुसैन का टिकट काटकर जेडीयू को दिया गया है। आपको मालूम है कि अश्विनी चौबे और शहनवाज के बीच पिछले कई वर्षों से मतभेद की खबरें भी आती रही थी। अब यहां अश्विनी चौबे तो पहुंचे, लेकिन खुद बड़ा दिल लेकर शहनवाज हुसैन नहीं पहुंच पाए। सवाल तो उठेगा भागलपुर सीट को लेकर, पार्टी में असंतोष क्यों नहीं खत्म हो रहा है, कितनी बात बनी है। बहरहाल अश्विनी चौबे महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। मुझे लग रहा है इस देश के अंदर यह तूफान, ये आंधी के बाद ये तूफान, और उससे भी बड़ी चीज जो है सुनामी आने वाला है। और उस सुनामी में ये सब तमाम जो महागठबंधन है, ये रामो बाबो सामो झामो दामो, ये दम्मा के जो मरीज हो गए, 7 बहन चंपा जागो रे जागो, ये बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे और हिंद महासागर में डुबकी लगा करके अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित भोगने का काम करेंगे। क्या कहा जाए, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, महागठबंधन। जीवेश जी, क्या हो रहा है ये शब्दवान तो कुछ तीखे ही हो गए। भगवान का नाम लेते हैं, पुनर्जन्म हुआ है। जीवेश जी, शहनवाज हुसैन क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या जी, शहनवाज हुसैन क्यों नहीं पहुंच पाए? अच्छा, और शहनवाज जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। और आपको जानकारी होगी कि बिहार से अकेले पार्लियामेंट्री बोर्ड के, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी हैं। इस समय उनकी व्यस्तता दिल्ली में है और वो जरूर आएंगे, प्रचार में भी जाएंगे। हमारे पार्टी में किसी तरह का टिकट बंटवारे के बाद कोई खटपट नहीं है, किसी तरह का कोई अंदरूनी महागठबंधन वाला महाझमेला बीजेपी के अंदर नहीं है। और हमारे भाई आदरणीय समीर जी कह रहे थे
कि 19 में कह रहे हैं एनडीए, 14 में भी कह रहे थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगी, और 14 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूं कि 19 में एनडीए 400 पार जाएगी। ये अपनी चिंता करें, ये इनका जो परिवार है, जिस परिवार की ये लोग राजनीति करते हैं, उनका कुनवा बिखर रहा है। इस परिवार की राजनीति जो करते हैं, फिर अब देखिए अब बीच में बोलना शुरू कर दिए। ये जब बोल रहे थे तो मैं शांत था, ये जब जिस परिवार की राजनीति कर रहे हैं परिवार पे वो परिवार बिखर रहा है। आज दामाद ने कह दिया ससुर के खिलाफ ताल ठोकेंगे, उसको संभालेंगे, उसको संभालने का काम करे। एनडीए 40 की 40 सीट बिहार में जीतने जा रही है। और चलिए आपको भी हम शुभकामनाएं दे ही देते हैं। फिर की नजर में ये बात छाया हुआ है। और मैं 1 मिनट समय आपका लूंगा जी, प्लीज। कीर्ति आजाद जी, माननीय कीर्ति आजाद जी, जब हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे तो कहे मैं आज आजाद हो गया, और कांग्रेस ने तो उनको राजनीति से ही आजाद कर दिया। आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी का दर्द भी कुछ देर पहले टीवी चैनल पर छलक रहा था कि महागठबंधन से किसी भी ब्राह्मण को नहीं लड़ाया गया, और ये राजपूतों की बात कर रहे थे। तो जितने जीते हुए हमारे सांसद हैं, उनका टिकट पार्टी ने रिपीट करने का काम किया है, उनके अच्छे काम के आधार पर। तो अच्छे काम का इनाम देना एनडीए गठबंधन की परंपरा रही है, और इनको अपना घर संभालना चाहिए। वाल्मीकि नगर से कौन, बेतिया से कौन, शिवहर से कौन, ये बात चुनाव ऑन हो जाने के बाद, अब एक चरण का तो 2, 4, 5 दिन बाद वोटिंग होना है। इनको कम से कम ये बात स्पष्ट करना चाहिए आपके चैनल पर, आपके सामने। ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सब स्पष्ट हो गया। तो नाम बताइए ना कि बेतिया कौन लड़ेगा, वाल्मीकि नगर कौन लड़ेगा, शिवहर से कौन है आपका खलीफा, नाम तो बता दीजिए आप जरा। आपके सामने पत्ता खोल देंगे तो उन्होंने कहा अभी गलती नहीं करने जा रहे हैं हम। तो भाई विजय यादव जी, पहले तो आपको अरे कीर्ति जी को कितना बेइज्जत किया है लोग हमारे यहाँ। संजय जी भोगेंगे, नहीं पता है को कितना बेइज्जत किए हैं ये लोग। हमारे यहाँ मिथिला में एक कहावत है, जातिगत समीकरण हमारे यहाँ मिथिला में एक कहावत है, ब्राह्मण को रहिए गेल। कीर्ति जी को कितना बेइज्जत करने का काम ये लोग किए, अब करके ले गए, और आज स्थिति ऐसी बनी कि उनके लिए कोई सीट पूरे ये बिहार के अंदर नहीं बना। मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा सर। आप 12 से 9 रुक जाइएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लिया कांग्रेस। अब आप रुक जाइएगा, में भी बेचारे आपने अपनी बात बोल दी सर, रुक जाइए। एक सीट नहीं बना पाए ये लोग। दरभंगा, विजय यादव जी, मधुबनी जैसा परंपरागत सीट भी मैं विजय यादव को जोड़ना चाह रहा हूँ। विजय जी एक गारंटी बता दें कि कौन सीट निकल रहा है। सर रहने दीजिए ना सर, अभी तो 40 सीट आप सब जीत रहे हैं। अरे सुनिए समीर भाई, संजय बाबू। हाँ विजय जी, मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ, सुन लीजिएगा। सवाल जोड़ देता हूँ, सुन लीजिएगा। जब पूछने वाला होता है लीजिए, तो उसका लव बहुत तेज हो जाता है। विजय जी आपको मैं बता दूं, यशवंती चौबे जी है, गिरिराज जी है, रविशंकर बाबू है, ये लोग फरफार, ये लोग जान रहे हैं कि हम लोग सभी चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए कभी 10 वर्ष तक नीतीश कुमार जी के यहाँ हो रहे हैं तो कहीं कहीं हो रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई को पहले अपना घर झांकना चाहिए। आपको याद होगा एयरपोर्ट की मामला, विजय भाई को कहिए कि पहले महाचंद्र बाबू को मना लेंगे सर। शासित पार्टी है, लेकिन मना लेंगे। लगा कि मुझे बहुत अराजकता की पार्टी है जो आपसे में ही सब फुड़वल कर रहे हैं। और जहां तेजस्वी राम मांझी जी के साथ महाचंद्र बाबू शहीद हो गए थे, मैं इनको समझा दूं। पहले नाराजगी है उनके, पहले संभाले। जिवेश जी हम लोग 40 सीट पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो बिहार के जनता बदलाएगा। विजय जी लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर आप चले जाएंगे। 14 में हमने जीता है, 14 में इन्होंने बहुत वादा किया था मोदी जी ने कि मैं गरीबों को खाता में 15 करोड़ रुपया दूंगा। कहा गया इनका वादा? उन्होंने कहा था कि नोटबंदी करके मैं गरीबों को उत्थान करूंगा। कहा गया इनका वादा? उन्होंने कहा था
कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ों को नौकरी कहाँ गया इसका वादा? देखिए बिहार की जनता 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम मोदी सरकार ने किया है। जैसे और गरीबों के घर में इनको हो चलिए ठीक सर, मैं आपको पहुंचाने का काम वादों पर हम बात करेंगे सर, अपने अगले एपिसोड में वादों पर ही बात करेंगे। विजय यादव जी, विकास का विजय जी, 5 साल में किया नरेंद्र मोदी, तो मैं चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी का 21 स्ट्रोक में समाप्त हो जाएंगे। डॉक्टर संजय कुमार, अब इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा जनाब डॉक्टर संजय कुमार को ऑडियो भाई को ऑडियो म्यूट कीजिए। डॉक्टर संजय कुमार, ये समझाइए कि जो स्थिति बन रही है, कांग्रेस लग रहा है कि बस मान ही लेना बेहतर है, नहीं तो बहुत पानी की स्थिति में पार्टी नजर नहीं आ रही है। शायद इसीलिए तमाम उहापोह के बावजूद हर चीज को स्वीकार किया जा रहा है पार्टी की ओर से। उधर हम में एक सीनियर मोस्ट नेता थे महाचंद्र सिंह, वो अलग से परेशान होकर इस्तीफा उन्होंने दे दिया सभी पदों से। अब वो एक कार्यकर्ता बनकर वहां रहेंगे, बावजूद इसके कि पूरा बिहार जानता है कि जीतन राम मांझी के साथ वो उनके साथ कई नेता मिलकर हम का गठन किए थे। उनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट यही बचे हुए हैं, बाकी तो कई लोग साथ छोड़कर चले गए। क्या हम महाचंद्र सिंह को लेकर भी कुछ बातों को एडजस्ट नहीं करा पा रही थी इस महागठबंधन में? महाचंद्र प्रसाद सिंह जो थे वो टिकट के एस्पिरेंट थे जी, और जैसा लगता है जो जानकारी सूत्रों से मिलते रहती थी कि शायद जीतन राम मांझी ने उन्हें एश्योर भी किया था। विजय यादव जी रुक जाइएगा, आपकी आवाज हमने म्यूट कर रखा है। आएंगी तो हमारे हिस्से से महाचंद्र आप बोलिए। महाचंद्र बाबू भी कैंडिडेट होंगे। अब जब चीजें बट गई, जब चीजें स्पष्ट हो गई कि कैसे वो औरंगाबाद और गया और नालंदा में जाकर के चीजें रुक गई और महाचंद्र प्रसाद सिंह के हिस्से में जब कोई सीट नहीं आई, तब जाकर के उनका जो अंदर का जो विद्रोही जो ये था वो तेवर आज दिखा और उन्होंने सब पदों से इस्तीफा दे दिया। तो पार्टियां जब होती हैं, पार्टियां जब बनती हैं तो उसमें सबको लेकर के चलना पड़ता है। 2 लोग जो आज इनके कैंडिडेट हम पार्टी के बने, चाहे वो उपेंद्र प्रसाद जी बने, वो हम के उम्मीदवार नहीं बनते अगर वो उनको शिफ्ट नहीं कराया जाता। तो जो जिन लोगों ने हम पार्टी को खड़ा किया, उन लोगों की अपेक्षा तो होगी पार्टी से। ठीक है, एक परिस्थिति बनी और वो हम पार्टी को ज्वाइन किया और औरंगाबाद से कैंडिडेट हो गए। जो इनके नालंदा से भी कैंडिडेट हुए तो उनका नाम मैंने हम पार्टी के तौर पर या उसके संस्थापक या हम पार्टी को यहां तक लाने में या हम पार्टी को मजबूत करने में, चाहे वो हम के दोनों में से कोई कैंडिडेट हम के साथ रही नहीं थे, वो चेहरा नहीं था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं थे बिल्कुल। तो वहां पर तो जो इनके साथ चाहे वृषण पटेल रहे हों, चाहे महाचंद्र प्रसाद सिंह रहे हों, अगर इन लोगों ने थोड़ा सा महसूस किया कि वो पार्टी में हम लोगों को वो सम्मान नहीं मिला, तो पहले वृषण पटेल किनारे हो गए जो इनके अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष। आज महाचंद्र प्रसाद सिंह जी का इस्तीफा हो गया। तो ये जो चीजें दिखी उसमें तो पार्टी कमजोर दिखती है ना। ठीक है, विजय भाई जितनी अच्छी बात कह लें कि नहीं हमारी पार्टी में वो बने हैं और आगे भी हमारे स्टार प्रचारक के तौर पर काम करते रहेंगे या उनकी सेवा पार्टी लेते रहेगी या वो देते रहेंगे, वो थियोरेटिकल बातें अच्छी लग सकती है, लेकिन जो व्यवहारिक बात है वो व्यवहारिक बात में तो आपने 2 मजबूत नेता को पार्टी से खो दिया। इस बात को भी हम पार्टी को समझना होगा। दूसरी तरफ जो अब कांग्रेस के बारे में आपने जो सवाल किया, कांग्रेस करीब करीब समझौता के मूड में आ गई है। बात एक फंस रही है कृति झा आजाद को एडजस्टमेंट की। अगर वो एडजस्टमेंट हो जाता है कृति झा आजाद का तो चलिए बात निकल जाएगी। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता है, जिस पर बार बार आप सवाल कर रहे हैं कि कहीं उनको राज्यसभा का तो ये नहीं दिखाया जाएगा, तो राज्यसभा में कितने लोगों को कांग्रेस पार्टी एडजस्ट करेगी? निखिल बाबू को भी शायद यही इशारा किया गया है, कृति झा आजाद को भी अगर यही इशारा किया जाएगा। और कृति झा आजाद ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की कि भाई हमको कहां से आप लड़ाएंगे, और कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं हुई कि लड़ते लड़ते हमको विशाखापट्टनम तक पहुंचा दीजिए आप। तो जो उनकी पीड़ा थी वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन
कांग्रेस पार्टी जो है करीब करीब अब समझौते के मूड में आ गई है। अब वही सीटों का पेच फंसा हुआ है। अंतिम तक वो चाहेगी कि कीर्ति झा आजाद को हम एडजस्ट करें ताकि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण मतदाताओं में एक अच्छा मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट को सिटिंग एमपी को ला करके उनको एडजस्ट किया, उनको सम्मान ये बात सही आप कह रहे हैं। वो इसलिए रूपम जी क्योंकि जब कीर्ति आजाद को शामिल किया गया था कांग्रेस में तो ये बात पूरे और पक्के तौर पर तय मानी जा रही थी कि दरभंगा सीट से तो कांग्रेस उनको उम्मीदवार बनाएगी ही। तो फिर उसमें अचानक पानी फिर जाना कहीं न कहीं एक व्यक्ति विशेष के लिए जो बीजेपी छोड़कर आपकी पार्टी में आए उनको धक्का तो जबरदस्त लगा होगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, उनको एडजस्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वो पार्टी में शामिल हुए हैं। जब वो बीजेपी छोड़कर आए तो निश्चित है कि उन्होंने हमारे पार्टी की जो उसूल हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको उन्होंने स्वीकार किया है और वो इस पार्टी में साथ देना अपना वो जायज समझे हैं। तो उनका ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है, उनकी महत्व है यहाँ और उनको एडजस्ट किया जा रहा है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। थोड़ा समय लग रहा वो अलग मैटर है, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है। और देश हित की बात है तो सारे गठबंधन के लोग यूनाइट होकर इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और ये दोबारा फिर वैसी स्थिति नहीं आने वाली है कि देश को बेरोजगारी के कगार पर ले जाए। अगले एपिसोड में 15,000 वाला जो चर्चा करेंगे, वो जुमला कह के और झांसा देकर जो फिर से सत्ता में आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं बनने जा रही है। निश्चित ये कांग्रेस की सरकार बन के रहेगी। रूपम जी क्या है ना, मुद्दों पर हम अगले हफ्ते से हम लगातार मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे। हम तो फंसे पड़े थे आप ही लोगों के सीट के बंटवारे को लेकर, इसलिए मजबूरन हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। अब मुद्दों पर हम सबसे सवाल करेंगे, बीजेपी भी पार्टी होगी, आप लोग भी होंगे और सबसे सवाल होंगे, उस पर छोड़ दीजिए। आपने सही किया, मुद्दों पर बात होती है, लेकिन बीच में जो कटाक्ष होता है, अगर पार्टी पे कटाक्ष होगा तो कोई आदमी बोलने से नहीं रुकेगा। ठीक है, बोल लीजिएगा। कोई आदमी बोलने से रुकेगा। पार्टी लाइन की बात है, हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बात सुन लीजिए, आप ही से रूबरू हूँ। क्या है ना, हम तो किसी को रोक सकते नहीं, हम तो आग्रही करेंगे आप लोगों को। आप सब बुद्धिजीवी हैं और सम्मानित दर्शक आप लोगों को देखते सुनते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि इतना डेकोरम तो मेंटेन हर कोई करेगा ही। तो खैर ये आप ही लोगों को तय भी करना है सबको कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम तो आग्रह कर सकते हैं बहरहाल। लेकिन कीर्ति आजाद, मैं बार बार ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा 6 अप्रैल को आपकी पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो टेकन फॉर ग्रांटेड माना जा रहा है कि पटना साहिब तो उनके लिए रिजर्व है। यहीं पर आकर कीर्ति आजाद मात खा जाते हैं, तो उनको लग नहीं रहा होगा कि आग से बचे खाई में गिरे? नहीं, वो मात नहीं खा रहे हैं। उनको शुरू से ही कहा जा रहा है, शुरू से ही उनको एडजस्ट करने की भी बात हो रही है। ऐसा नहीं, गठबंधन में मैंने आपको कई बार कहा है कि गठबंधन में ऐसा होता है कि जब बहुत सारे परिवार एक साथ जुड़ रहे हैं तो वैसी स्थिति में सभी लोगों के बीच सीट का बंटवारा होना है, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, उनको भी सेट किया जा रहा है। ये आपको आज से कल तक में ये जानकारी आपको भी मिल जाएगी। समीर जी, तेज प्रताप को बनाइएगा नहीं, आप समझाइएगा नहीं कि भाई चुनाव का समय है, कुछ दिन तो शांत हो जाए। जीवेश जी, मैं आपके पास समीर जी के बाद आ ही रहा हूं, प्लीज चिंता मत कीजिए, हम आपसे कंक्लूसिव स्टेटमेंट लेंगे। समीर जी, तेज प्रताप रह रहकर हुंकार भर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं पार्टी की सेहत के लिए भी तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना? बात सही है, कहीं ना कहीं एक गलत जो थोड़ा सा भी मैसेज जाता है उसका कोई ना कोई लाभ उठाना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात में हम लोग भी बात करेंगे कि नहीं, थोड़ा सा इन चीजों में हम डेवलप करें कि कहीं से ऐसा कोई गलत मैसेज नहीं जाए, ये हम लोग के सेहत पे पड़ेगा। लगातार 2 दिन से अचानक से सुर्खियां बटोर रहे हैं तेज प्रताप, वो भी इस रूप में जिसे लग रहा है कि पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर बहुत कुछ बिखरता जा रहा है इस मामले को लेकर। पूरा बिहार ही उनका परिवार है, पूरा बिहार ही उन लोग की तरफ देख रहे हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं, लोग अपेक्षा करते हैं कि कोई ऐसा गलती न करे जिससे किसी को भी दुख हो, तकलीफ हो। जी, ये बहुत सही सलाह है आपका। हम लोग भी अपने स्तर से इस बात को देखेंगे। देखिए, खैर जीवेश जी, अब आपकी बारी है।
एनडीए में एक सवाल बार बार आ रहा था, अभी महागठबंधन ने भी ये सवाल उठाया था, लोगों के जनमानस के मन में भी है कि आखिर चुनाव प्रचार में नीतीश जी निकल क्यों नहीं रहे हैं भाई? चुनाव प्रचार में हम लोगों का कार्यक्रम तय है। अच्छा। और कल के बाद से हमारे सारे लोग अपने अपने जो क्षेत्र उनको दिया गया है उस हिसाब से जोरदार प्रचार करेंगे। हमारे यहां एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत सारे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार का काम चालू है। लोग अपने अपने हिसाब से जो पार्टी का और एनडीए का जो सिस्टम है प्रचार का वो ऑन हो चुका है। परसों से हमारे सारे नेता चुनाव प्रचार में लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं कीर्ति जी के संबंध में कहना चाहता हूं कि कीर्ति जी एडजस्ट होने के लिए कांग्रेस में नहीं गए थे, वो नेता बनने के लिए गए थे। और कीर्ति जी ने अपने ही कह दिया कि विशाखापट्टनम तक ले जाइएगा क्या हमको। कांग्रेस ने तो ये रीजनल पार्टी राजद के सामने सरेंडर कर दिया है, मत्था टेक दिया है। 12 सीट के लिए गिरगिराते गिरगिराते 8+1 पर कंप्रोमाइज किया। 9+1। शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रु जी और कीर्ति जी में एक अंतर है। शत्रु जी पहले से दरबारी कर रहे थे राजद की और तेजस्वी यादव जी की। कीर्ति जी अगर पहले से दरबारी किए होते तो कहीं न कहीं ब्राह्मण होने के बाद भी उनको एक सीट एडजस्ट कर दिया जाता। इनके पार्टी, इनका जो राजद और ये महागठबंधन है, ये तो अति पिछड़ा सवर्ण वैश्य विरोधी गठबंधन है, ये बिहार विरोधी गठबंधन है। तो उसमें कीर्ति जी को कहां जगह मिलनी है? अब उनको ऐसे जगह से ले जाके लड़ाएगा जहां से वो जरूर हार जाए, वो नेता नहीं बने। खैर चलिए, वो तो पार्टी बेहतर जानती है कहां से कौन लड़ेगा और क्यों लड़ाया जाएगा, सब तय है। हो गया सर, केवल आप अपनी पार्टी के बारे में बताया ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर फाइनल, मैं कांग्रेस के मेहमान इस वक्त बैठे हुए हैं, हम कांग्रेस के बारे में उनसे पूछ लेते हैं और सक्षम भी रहते हैं। उन्होंने एक बात बताई, रूपम जी, ऐसा लगता है जो चर्चा है लोगों के बीच कि संभव है कि दिल्ली से उनको लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, राजनीति संभावनाओं का खेल है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन क्या ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आपको जो कल होने वाला है उसकी जानकारी आज अभी ही मिल जाए? क्यों नहीं ऐसे? आप दूसरे पार्टी से भी ये तो उम्मीद कर सकते थे। क्यों नहीं माननीय शाहनवाज सर को क्यों वहां से हटा दिया गया? क्यों नहीं उनको टिकट दिया गया? पार्टी में एकमात्र वो आदमी थे जिनको टिकट नहीं दिया गया। हिंदूवाद की बात करने वाले, देश को सांप्रदायिक के कगार पर पहुंचाने वाले लोग आज दूसरे पार्टी की और दूसरे जो माननीय जो उसमें सांसद है उसके प्रति भी आवाज उठाने की बात करते हैं। खुद की पार्टी में नहीं भागते हैं, पता कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आपके सामने है कि बात कितनी बनी और कितनी बिगड़ती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो, दोनों एकजुट है। दोनों के अपने दावे हैं 40-40 सीटों की, कि वही जीतेंगे, बाकी सबका सुपड़ा साफ होगा। 40 ही सीट है, 80 तो है नहीं। कोई एक ही जीतेगा, कोई एक हारेगा ही। बहरहाल अगले हफ्ते से हम मुद्दों पर बात करेंगे कि बिहार के मुद्दे क्या हैं और आखिर उस पर नजर किन दलों की है, कितना किसने उन मुद्दों को जिया है या फिर कितना वो उनसे दूर रहे। नमस्कार।